को बता दें कि आज देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज रात 8:30 बजे जब देश को संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या एजेंडा रहेगा, क्या वो बात रहेगी। बहुत संभव है कि महिला आरक्षण बिल को लेकर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एड्रेस कर सकते हैं। आज रात 8:30 बजे देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, क्या कहेंगे ये देखने वाली बात होगी। और बता दें कि आज देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज रात 8:30 बजे जब देश को संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या एजेंडा रहेगा, क्या वो बात रहेगी। बहुत संभव है कि महिला आरक्षण बिल को लेकर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एड्रेस कर सकते हैं। आज रात 8:30 बजे देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, क्या कहेंगे ये देखने वाली बात होगी। और बता दें कि आज देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज रात 8:30 बजे जब देश को संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या एजेंडा रहेगा, क्या वो बात रहेगी। बहुत संभव है कि महिला आरक्षण बिल को लेकर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एड्रेस कर सकते हैं। आज रात 8:30 बजे देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, क्या कहेंगे ये देखने वाली बात होगी। और इसी पर और विस्तार से हम बातचीत कर लेते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विकास चंद्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास जी, क्या माना जाए इस जो रात को संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी, क्या महिला आरक्षण बिल को लेकर ही कुछ कहेंगे या क्या एजेंडा? देखिए, प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित 8:30 बजे करेंगे। हालांकि एजेंडा नहीं बताया गया है, लेकिन जिस तरीके की राजनीतिक परिस्थिति इस समय महिला आरक्षण को लेकर बनी है, सदन के अंदर जिस तरीके से विपक्ष ने लामबंदी करके उस समय संविधान संशोधन बिल को गिरा दिया, उसके बाद से पूरी बीजेपी सदन के बाद सड़क पर उतरकर विपक्षी पार्टियों का विरोध कर रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री का देश को संबोधित करना तो निश्चित तौर पर महिला आरक्षण के मुद्दे को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रमुखता से उठाएंगे। हो सकता है दूसरे मुद्दे को लें, लेकिन महिला आरक्षण ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन में होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि विस्तार से प्रधानमंत्री इस पर अपनी बात रखेंगे कि कब कब महिला आरक्षण का मामला सदन के सामने आया, मनमोहन सिंह के कार्यकाल में आया तब उसका हश्र क्या हुआ, उसके बाद वो आया तब उसका हश्र क्या हुआ, और किस तरीके से आज तक कांग्रेस पार्टी और उसकी सहयोगी दलों ने महिला को आरक्षण नहीं मिलने दिया है। तो इस बात को वो विस्तार से रखेंगे। साथ ही आपको याद होगा कि जब ये बहस चल रहा था, जब बिल सामने था सदन के, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में भाषण दिया था और सभी राजनीतिक दलों से अपील किया था कि नफा नुकसान राजनीति न देखें, ये न देखें कि श्रेय किसको मिलने वाला है। अगर आपको श्रेय चाहिए तो हम तो सरकारी खर्चे से आपकी तस्वीर छपवा देंगे। ये महिलाओं को कुछ देना नहीं है, उनका हक है, जो हक उन्हें सौंपना है तो आप उन्हें सौंप दें। तो अब प्रधानमंत्री सारी विपक्षी पार्टियों को जो लोगों ने बयान दिया, मुझे तो ऐसा लगता है कि उन सभी के बयान और स्टैंड का हवाला देकर के बताने और समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इन लोगों ने महिलाओं के हक को मार दिया है। आपने बिल्कुल ठीक कहा विकास जी, बहुत संभव है कि यही वो बात भी होगी, यही वो मुद्दा भी होगा। और क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये खुद कहा भी गया कि गांव-गांव तक इसे पहुंचाया जाए, ये बताया जाए कि किस तरह से महिला विरोधी है कांग्रेस। क्या आपको लगता है, क्योंकि देखिए स्मृति ईरानी आई, उनकी बातों से साफ ये स्पष्ट हुआ, रविशंकर प्रसाद ने स्पष्ट यहां पर कहा, उन्होंने प्रियंका गांधी के उस बात को भी उठाया कि प्रियंका गांधी जो एड्रेस कर रही थी, जो संबोधित कर रही थी, वो बहुत ही गलत था कि महिलाओं का इस्तेमाल किया। इस शब्द पर आपत्ति भी जताई। जी बिल्कुल, रविशंकर प्रसाद ने इस पर बहुत पुरजोर तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया कि महिलाओं को इस्तेमाल की बात वो कैसे कर सकती है। क्या भारत में महिला इस्तेमाल की वस्तु है, जहां शक्ति की संकल्पना ही नारी के रूप में है, जहां विद्या से लेकर लक्ष्मी तक नारी के रूप में है, जहां ताकत नारी के रूप में है। तो उन्होंने इस पे अपनी आपत्ति जताई। आपको बता दें कि सुबह 11:30 बजे कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही थी कि विपक्ष को आगे भुगतना पड़ेगा और इन लोगों ने बहुत गलत काम किया है। और उसमें ही उन्होंने कहा था कि इसको गांव-गांव तक लेकर के जाएंगे। और बीजेपी कल रात से ही सड़क पर उतरी हुई है, क्योंकि महिलाओं के हक को किस तरीके से मार दिया गया। आप देखें कि सरकार को ये मालूम था कि 2/3 बहुमत उसे नहीं है और ये संविधान संशोधन बिल है, इसमें 2/3 का आंकड़ा चाहिए। बावजूद हम कह सकते हैं कि सरकार ने रिस्क लिया और सरकार को शायद उम्मीद थी कि विरोधी पार्टियों का दिल बदल जाए, उनका मन बदल जाए, अंतरात्मा की आवाज सुनी। प्रधानमंत्री बार-बार अंतरात्मा की बात कर रहे थे जब वो सदन के अंदर बोल रहे थे। उसके बाद उन्होंने एक्स पे पोस्ट किया, उसमें भी उन्होंने अंतरात्मा की बात की और कहा नफा नुकसान से ऊपर उठ जाइए, किसको श्रेय मिलेगा इसको ना देखिए और नारी शक्ति को उनका अपना अधिकार दे दीजिए। तो जिस तरीके का पूरा राजनीतिक माहौल इसको लेकर रहा है, विपक्ष की तरफ से तमाम दलीलें दी जा रही हैं, विपक्ष की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं
कि आखिर जब एक बार नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में विशेष सत्र में पास हो गया था तो उसके वक्त का इंतजार करते, 27 में जनगणना होती, उसके बाद परिसीमन होता तो लागू करते, पहले खींच कर क्यों ला रहे हैं, विधानसभा चुनाव है, बहुत सारी बातें कही जा रही है। लेकिन सवाल यहाँ है कि अगर सरकार 2034 में लागू हो, उसको पहले अगर करने जा रही है तो मुझे लगता है कि इस पर राजनीति कुछ अलग ढंग से होनी चाहिए थी, लेकिन वो राजनीति उस पर हुई नहीं। एक फिक्स पैटर्न पर जो मैं पिछले 20 वर्षों से कह सकते हैं कि महिला आरक्षण का विरोध देख रहे हैं, उसी तरीके का विरोध देखा, लेकिन इस बार तरीका इन लोगों ने थोड़ा बदल दिया कि सदन के बहस में हिस्सा लिया, वोटिंग कराया और वोटिंग में उसे गिरा दिया। इसके पहले सदन के अंदर बिल भी फाड़ा गया था, राज्यसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर धक्का मुक्की हुई थी, ये सब सारी बातें रिकॉर्ड पर हैं। तो मुझे लगता है कि जब प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करेंगे तो विपक्ष के एक एक परत को वो खोले और बताएंगे कि कब किसने कैसे विरोध किया और इस बार इन लोगों का विरोध किस तरीके से गलत था, जबकि किसी राज्य का हक इसमें नहीं मर रहा था, उल्टे राज्यों को कुछ फायदा हो रहा था। दक्षिण के राज्यों का हवाला दिया गया कि उनके यहाँ जनसंख्या कम है तो यूपी, बिहार से और बंगाल से काफी पीछे हो जाएंगे, तो उस पर अमित शाह ने सदन के अंदर सफाई दी थी कि बिल्कुल नहीं, किसी को कोई हक नहीं मिलेगा, आज जो सीटें हैं उसी रेशियो में सबको मिलेगी। तो मुझे लगता है कि राष्ट्र को संबोधित प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर इस विरोध को, यानी जो महिला आरक्षण का बिल गिरा है, इसको बड़े कैनवास पर ले जाकर के वो विपक्षी पार्टियों को घेरने की और कोशिश ये करेंगे। रणनीति विकास जी पहले ही नजर आ रही थी, क्योंकि देखिए जैसा आपने खुद ही कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वोटिंग से ठीक पहले एक लंबा पोस्ट जहां पर वो कुछ भावनात्मक वो भी उसमें पुट जोड़ते हुए वहां पर नजर आए थे। उन्होंने कहा कि अपनी माताओं, अपनी बहनों, अपनी बेटियों का घरों पर ख्याल करिए। लेकिन जैसे ही ये बिल गिरता है, विपक्ष को जरूर ये लगा होगा कि उसकी जीत हो गई है, लेकिन बीजेपी की तैयारी कल से ही दिखाई दे रही थी। आज सड़कों पर नजर आ रहे हैं, उधर हमने दिल्ली में देखा, उधर हम सिक्किम में देख रहे हैं कि किस तरह से रैली निकाली जा रही है। अभी 23 अप्रैल को चुनाव होना है बंगाल में, तमिलनाडु में, उस पर भी किस तरह का असर पड़ेगा विकास जी? जी देखिए, निश्चित तौर पर असर पड़ेगा। अगर चुनाव से ही इसे जोड़कर देखा जाए तो आपको मालूम है कि काफी प्रयास करके बीजेपी ने इस देश में एक महिला कंस्टिट्यूएंसी तो खड़ा कर दिया है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा, बिहार में हम लोगों ने देखा कि जाति और धर्म से बाहर निकलकर महिला के नाम पर बीजेपी को वोट करती नजर आ रही है। बिहार के परिणाम में उसको देख लिया गया, दूसरे राज्यों में चुनाव हुए वहां भी देख लिया गया, क्योंकि महिलाओं में एक भरोसा बीजेपी की तरफ से दिखाई देता है कि बीजेपी वाले जो कहते हैं वो कर देते हैं। ये यूपी में भी किया, बिहार में भी किया, अन्य जगहों पर भी किया। तो उस कंस्टिट्यूएंसी को और मजबूत करने के लिए बीजेपी इसका निश्चित तौर पर इस्तेमाल करेगी। और बंगाल के लिए तो पूरी बीजेपी ने रणनीति बनाकर रखी है कि अब इसे एक महिला करने वाली है बीजेपी वहां पर, कि महिला मुख्यमंत्री है और उनकी पार्टी ने सदन के अंदर इसका कैसे विरोध किया। तो निश्चित, और बंगाल की अगर बात करें तो वहां की राजनीति में महिलाओं की सहभागिता दूसरे राज्यों से बहुत ज्यादा होती है, तो उसका असर वहां पड़ेगा। साउथ में अगर जाकर तमिलनाडु में देखें और तो अब वहां शायद बीजेपी के लिए और ज्यादा आसान हो जाएगा, जो शायद पहले थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था और कहीं इस ओर विपक्ष भी इंगित कर रहा था अपनी उस रणनीति में। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।